नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और चले पटना, जहां बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थ के राज्य स्तरीय सम्मेलन सह स्वर्गीय राम लखन प्रसाद गुप्त की 94वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव एवं अन्य मंत्री विधायकगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यावसायिक संघों को पूरी सुरक्षा से अपना काम करने को कहा। आगे उन्होंने कहा, जो व्यवसाय बढ़ेंगे तो राज्य बढ़ेगा और तभी देश बढ़ेगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बाजार में जिस तरीके से व्यवसाय को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मोटरयान का बाजार बंद हो रहा है, कहीं से बात कही जा रही है कि बिस्कुट और साबुन की बिक्री कम हो गई है, ये सब गलत है। कुछ लोग जानबूझकर ये अफवाह फैला रहे हैं। बलराम बाबू को मैंने देखा है इतने वर्ष पूर्व, और आज वो उसी लगन से और बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ को चलाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बलराम बाबू को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बिहार में सबसे मजबूत व्यापारियों का संगठन बना के रखा है। बहुत सारे संगठन काम करते हैं, लेकिन बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ जितना संगठित, मजबूत और व्यापारियों की आवाज को उठाने वाला संगठन है, उतना बिहार में दूसरा कोई संगठन दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम लोग को जब से बिहार में काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने व्यवसाय और उद्योग के हित में और काम करने का प्रयास किया है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं इस विभाग का मंत्री था और जब वैट लागू हुआ था, उस समय फूड ग्रेन पर हम लोगों ने 1% टैक्स की दर को कर दिया था और बहुत बड़ी राहत बिहार के व्यापारियों को मिली थी। और जब GST लागू हुआ इस देश के अंदर, तो बिहार की बड़ी भूमिका रही इस बात को मनवाने में, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में 1% था फूड ग्रेन पर, कहीं 4% था, कहीं टैक्स फ्री था। बहुत सारे राज्य विरोध कर रहे थे कि टैक्स फ्री न किया जाए। इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं सबसे पहले बलराम बाबू को, नवीन जी को, पूरे खाद्यान्न व्यवसायी संघ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के विशेष अवसर पर उन्होंने अपने कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया। मैं तो लगातार आता रहा हूं इस कार्यक्रम में, और आज के दिन राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन खाद्यान्न व्यवसायी संघ के द्वारा किया जाता है। और विशेष तौर पर चूंकि ये राम लखन बाबू का जन्मदिन है, उनको याद करने के लिए और उनकी जो भूमिका है व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने की, उसको आप लोग याद रखते हुए, कोई मामूली बात नहीं, बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय राम लखन प्रसाद गुप्ता जी के प्रति भी अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और आप सबको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम लोग तो हमेशा आते रहे हैं। पहले गंगा बाबू जब गवर्नर नहीं थे तो वही सबको और हम लोगों को बुलाते रहते थे। उसका बलराम बाबू का ही काम है, तो हम तो आते ही रहे हैं और कुछ ज्यादा मुझको नहीं कहना है। जो आप लोग कहते रहे हैं उसको हम लोग सब सोचते ही रहे हैं। आप लोगों ने ही दानवीर भामा साहब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग यही की थी, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। और कभी कभी जानते हैं काम में देरी हो जाती है, जगह का चयन नहीं किया। अंत में हमने कहा कि भाई जगह का चयन जल्दी कीजिए और भामा साहब जी की प्रतिमा स्थापित होनी है, तो भामा साहब जी की प्रतिमा स्थापित हो गई। अब सिर्फ उसका अनावरण, अब आप लोग तय कर दीजिएगा उसी दिन अनावरण हो जाएगा, अनावरण हो जाएगा। सुपौल सदर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुपौल सदर थाना के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया वाहनों एवं 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान लाइसेंस, हेलमेट और गाड़ी के कागजात चेक किए गए।
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत जो फाइन की राशि बढ़ाई गई है, उसके आलोक में विभागानुसार विदाउट हेलमेट, विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर, विदाउट लाइसेंस इत्यादि की जांच की जा रही है और ये जांच रेगुलर चलेगी। जो सड़क सुरक्षा से संबंधित है और आदमी को, लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना है कि हेलमेट पहन के चलें, वैध लाइसेंस बना के चलें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें, क्षमता से अधिक सवारी को नहीं बैठाएं, इत्यादि कारण है। अभी तक कितनी गाड़ियों का चालान काटा गया? अभी तक जिला कलेक्ट्रेट में हम लोग करीब 12 गाड़ी का काटे विदाउट हेलमेट में, 2 गाड़ी को सीज किए, 12 गाड़ी में 10 गाड़ी का फाइन कटाया गया, 2 गाड़ी सीज किया गया वहाँ। और अभी यहाँ तो चल ही रहा है, करीब 20-25 गाड़ी को यहाँ पर सीज किया गया है। सबका कागज पत्र चेक करके नियमानुसार संबंधी कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा उन्हें सीजर करके थाना को सौंप दिया जाएगा। सुपौल में एक नवजात का शव मिलने से खलबली मची हुई है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित भवनगामा पंचायत के वार्ड नंबर 11 बाघला नदी माकरनी चिमनी सड़क किनारे कार्टून में रखा नवजात शिशु का शव मिलने से खलबली मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि नवजात शिशु को कार्टून में पैक कर फेंक दिया गया है। वहीं कार्टून पर ओम सुभद्रा क्लिनिक त्रिवेणीगंज लिखा पाया गया है। ग्रामीणों द्वारा त्रिवेणीगंज पुलिस को सूचना मिली कि बाघला नदी सड़क किनारे कार्टून में नवजात शिशु का शव पड़ा है। पुलिस स्थल पर पहुंचकर जांच करने लगी। वहीं पुलिस ने बताया कि जिस कार्टून में नवजात शिशु का शव मिला है, उस पर ओम सुभद्रा क्लिनिक त्रिवेणीगंज लिखा पाया गया है। बताया जा रहा है कि ओम सुभद्रा क्लिनिक त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के सामने स्थित है, जहाँ इलाज के साथ ऑपरेशन भी किया जाता है। अब देखना है कि प्रशासन कब तक जांच कर कार्रवाई करती है या मामले को रफा दफा कर अनसुना कर देती है। ये है बगला पुल और ये कौन है माकरनी चिमनी के बीच में, रोड के बगल में, रोड के सर इसमें कार्टून पे क्या लिखा हुआ है? ओम सुभद्रा हॉस्पिटल। ओम सुभद्रा हॉस्पिटल कहाँ का है? त्रिवेणीगंज का है। अच्छा, मतलब वो बच्चा वो किस में है? कार्टून में। कौन सा, किसके नाम से वो कार्टून है सर? ओम सुभद्रा हॉस्पिटल त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज उसी कार्टून में बच्चा मिला है। उसी में है बच्चा। ये नवजात शिशु कहाँ मिला है? सर यहाँ यही सोलिंग के बगल में है। कौन जगह पर? यहाँ 11 नंबर की वार्ड के बीच में है हजूर। अच्छा, ये नदी कौन सा है? नदी बगला है। बगला नदी के बगल में जी। कब से है ये भोर से है हजूर। सुबह से है? सुबह से, भोर से। अच्छा, जानकारी नहीं किसी को दिया गया था? सर किसी को नहीं। बच्चा जिंदा था कि मरा था? बच्चा हम देखे मरे हुए और आदमी बोलता है जो भोर में देखे तो जिंदे। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित थाना परिसर में एसडीएम विनय कुमार सिंह, एसडीपीओ गणपति ठाकुर, एसएचओ सुधाकर कुमार ने गणेश पूजा एवं मुहर्रम को लेकर दोनों समुदाय के व्यक्तियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के नेता, प्रतिनिधिगण, दोनों समुदाय के गणमान्य लोग मौजूद थे। एसडीपीओ ठाकुर ने सबों से गणेश पूजा एवं मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। वहीं एसएचओ सुधाकर कुमार ने कहा कि गणेश पूजा और मुहर्रम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अपना अपना पुराना वाला लाइसेंस थाना में जमा कराना अनिवार्य है। समिति द्वारा बगैर लाइसेंस के पूजा या ताजिया मनाया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि मुहर्रम में किसी प्रकार का हथियार लेकर घूमना वर्जित रहेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति के हाथों में हथियार रहने पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो बैठक की शांति समिति की वो मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में थी और इसको लेकर जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग से, पब्लिक से, शांति समिति से जुड़े हुए मेंबर से सबसे उनका विचार जाना गया। ये जाना गया कि किस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में यह पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ में उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको दूर करने का आश्वासन दिया गया है। उनको यह कहा गया है कि लाइसेंस जो है वो ज़रूर ले लेंगे और उसका समय ले लेंगे, जिससे पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट की जो प्रतिनियुक्ति होगी वो सुनिश्चित करेंगे और उनको पहले से इन्फॉर्म्ड रहेगा, ट्रेनिंग भी दिया रहेगा कि वैसी परिस्थिति में क्या करना है। तो हम लोग सब प्रशासन तैयार रहेंगे। कहाँ सर प्रशासन रहेगी? सभी जगह जहाँ जहाँ जुलूस निकलेगी वहाँ पर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मिलेंगे।
झंझारपुर में बम बनाते एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। झंझारपुर थाना के चनौरागंज गांव के कलमबाग में एक शव बरामद कर उसके परिजन के सूचना पर एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ी घटना होने से पुलिस ने बचा लिया। मृतक नेपाल के लाहन का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार अपराधी हीरालाल यादव एवं सिंगल पासवान 2 रोज पहले उसके घर किसी काम को लेकर आया था। फिर इसको सूचना दी गई जो तुम्हारे पिता जख्मी हैं, अररिया ओपी के परसा में हैं। वहां पहुंचने पर शंका हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने हीरालाल पासवान को फुलपरास थाना के बेलमोहन गांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ पर अपराधी हीरालाल ने बताया कि नेपाल निवासी हीरालाल यादव की मौत कहीं डकैती करने की योजना को लेकर बम बनाते समय बम फटने से हो गई। वहीं मृतक का पुत्र अमर कुमार यादव ने हत्या का आरोप लगाया है। गिरफ्तार हीरालाल पासवान पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ कई थानों में लूट का मामला दर्ज है। गिरफ्तार अपराधी ने कई और अपराधियों के शामिल होने की बात स्वीकारी है, जिसको लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। पिताजी का 2 आदमी हमारे घर से हीरा और शिबू नाम का आदमी था, वो लेके गया शाम 6 बजे। सुबह में 6 बजे हमको फ़ोन करके बोलता है आपका पिताजी का इमरजेंसी हो गया है, आप एक आदमी पेट्रोल पंप पे आइए। हम आए, उसके बाद हमको बहुत ये छुपा के इधर उधर रखा, इधर ले जाता था गाछी में तो वो गाछी में, वो गाछी में, कहीं पर मिला या नहीं। फिर मैंने प्रशासन में खबर किया, ग्रामवासी आए, वो खबर किया, फिर उसके बाद हमारा पिताजी का प्रशासन लाश। देखिए, कल एक नेपाल निवासी अमर कुमार यादव के द्वारा झंझारपुर थाना को सूचना दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो अपना नाम हीरा पासवान बता रहा था, उसके द्वारा उसको फ़ोन किया गया कि तुम्हारे पिताजी जो हैं उनकी हालत गंभीर है। उस सूचना पे वो आया और उसके बाद उस व्यक्ति ने उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश की, तो उसके द्वारा झंझारपुर थाने को फ़ोन किया गया। झंझारपुर थाने की टीम गई तो वहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक हीरा पासवान और एक सिंगल पासवान। इन दोनों को जब पुलिस ने घेरना शुरू किया स्थानीय लोगों के सहयोग से, तो सिंगल पासवान भागने में सफल रहा, लेकिन हीरा पासवान पकड़ा गया। हीरा पासवान के द्वारा बाद में पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति की गई कि ये और सिंगल पासवान 2 दिन पूर्व लाहन में गया था ये, और वहाँ पे एक हीरालाल यादव है, उसको उन्होंने वहाँ से लिया और उसके साथ ये लोग आकर यहाँ पर झंझारपुर में चनौरागढ़ गोट की तरफ कहीं डकैती करने का प्लान बना रहे थे। और वहाँ पर बम बनाने के क्रम में विस्फोट के कारण हीरालाल यादव की मौत हो गई और उसकी लाश को उन्होंने वहीं रात को छिपा दिया एक घर में। और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर झंझारपुर थाना के द्वारा उस व्यक्ति की लाश बरामद कर ली गई। तो उसके बाद अमर कुमार यादव के बयान पर एक हत्या की साजिश करने का एक केस दर्ज हुआ और लाश छिपाने का, और इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर झंझारपुर थाने के द्वारा एक केस दर्ज किया गया है डकैती का प्लान बनाने और डकैती के लिए एकत्रित होने का। सर, किस तरह का बम था वो, और बम में कौन सा केमिकल यूज़ किया गया था? इनके द्वारा जो बम यूज किया था वो क्रूड बम जो ये लोग बनाते हैं, उस मामले में ये हीरालाल यादव बनाने में एक्सपर्ट था और उसी के द्वारा ये बम बनाया गया था। तो इन लोगों के द्वारा जब समय घटना हुई, घटना के बाद लाश को छिपाने के समय में वहाँ पर जो बम के टुकड़े उकड़े थे उसको भी वहाँ से इन्होंने छिपा दिया, क्योंकि इनको परसों रात की घटना है तो इनके पास समय था रात में, और इसलिए वहाँ पर भी जो ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। तो लेकिन उसको हम लोग अभी और वहाँ पे करके छानबीन करके उसमें अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसके बाद। मृतक कहाँ का रहने वाला था सर? मृतक लाहन में रहने वाला है, नेपाल का। सर, किस तरह का गैंग था ये लोग लूटपाट और डकैती की घटना करते हैं और इन लोगों के द्वारा हाल फिलहाल में भी फुलपरास थाना अनुमंडल के क्षेत्र में भी 1-2 जगह इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। और इसके अलावा भी ये लोग सिंगल पासवान जो है ये पूर्व में भी झंझारपुर के भी और अलग अलग क्षेत्र में भी कई तरह के लूट और डकैती की घटना में ये वांछित अभियुक्त है।
बेगूसराय में स्नातक, इंटर और पीजी में नामांकन से छूट गए छात्रों की मांग को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा जीडी कॉलेज में नगर अध्यक्ष प्रिंस कुमार के नेतृत्व में स्नातक, पीजी और इंटर में नामांकन से वंचित छात्रों के मसले को लेकर कुलपति पर भ्रष्टाचार और छात्राओं का आर्थिक और मानसिक दोहन करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज कैंपस में जमकर नारेबाजी की तथा एलएनएमयू के वीसी का पुतला दहन किया। इसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि आज बेगूसराय जिले में हजारों छात्र स्नातक, पीजी और इंटर के नामांकन के लिए भटक रहे हैं। हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि सभी संकाय में सीटों की वृद्धि की जाए। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय की गलत नीति के कारण आज जिन विषय में सीट है फिर भी उस विषय में छात्र का नामांकन नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा बेगूसराय जिले में करीब हजारों छात्र स्नातक, पीजी और इंटर के नामांकन के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज विश्वविद्यालय के वीसी का पुतला जीडी कॉलेज महाविद्यालय में किया गया है और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करके यह ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास किया गया है कि बेगूसराय जिले में डिग्री में, पीजी में और इंटर में सीट बढ़ोतरी किया जाए और एक भी छात्र जो पढ़ना चाहते हैं स्नातक में, इंटर में, पीजी में, उनका सभी का नामांकन लिया जाए। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम सारे छात्रों को शिक्षा और डिग्री देना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो नामांकन के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने यह ऐलान किया है कि बेगूसराय जिले के अंतर्गत एक भी छात्र नामांकन के लिए वंचित नहीं रहेंगे। अगर छात्र वंचित हैं तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से संपर्क करें और उनकी लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरी एकता और प्रतिबद्धता के साथ लड़ेगी और उनका नामांकन करवाने के लिए सरकार, विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी है। आंदोलन का शुरुआत हो चुकी है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बिहार की राजनीति में अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है। पहले जदयू की तरफ से कहा गया जो क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, अब इस पर राजद ने किया है पलटवार। बिहार में पोस्टर के द्वारा नारा को लेकर जंग छिड़ गया है। जेडीयू की तरफ से नया नारा क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार का पोस्टर लगाए जाने के बाद जेडीयू के पोस्टर के विरोध में राजद ने भी प्रदेश कार्यालय पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाया है। जेडीयू के विरोध में राजद ने नारा गढ़ा है, क्यों न करें विचार, बिहार जो है बीमार। इस पोस्टर के माध्यम से राजद ने बिहार को बीमार बताकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पोस्टर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है जो बिहार बीमार चल रहा है। नीतीश कुमार के लोग तो हतोत्साहत में लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि ठीक है इस बार फिर एक बार मौका दीजिए, बेचारे बीमार हैं नीतीश कुमार, दे दीजिए उनको। पूरा बिहार बीमार है, पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है, बच्चे मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ शोषण होता है, उसके बाद भी बेशर्म है जनता दल यू वाले, बोलते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, बाहर है, क्यों करें विचार। इस पर विचार किया जाए ना कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में कितने घोटाले हुए, सृजन घोटाले हुए, शिक्षकों पर बहार है, शिक्षकों के पीठों पर लाठी का प्रहार है, महिलाओं जो आंदोलन करती हैं अपना हक मांगते हैं उन आंगनवाड़ी महिलाओं पर उनके पीठ पे महिलाओं पर लाठी से वार किया जाता है। यही बहार है नीतीश कुमार, यही आपके शासनकाल में यही सुशासन की बात करते हैं, न्याय के साथ शासन की बात करते हैं। इसीलिए हम लोग का कहना है कि जनता, बिहार की गरीब जनता ये जान चुकी है कि अब नीतीश कुमार के हाथों बिहार का भविष्य खतरे में है। इसीलिए इस बार बदलाव तय है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नया अच्छा बिहार का निर्माण होगा। आपको ठीक है, से क्या परेशानी है? मतलब नीतीश कुमार ठीक है तो अनमने ढंग से बोलते हैं ना, जो अच्छा रहता है वो अच्छा बोलता है, ठीक है, नॉर्मल है। आप ही कुछ सामान खरीदने जाते हैं बाज़ार में, अगर अच्छा सामान रहता है तो बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गुलाब है, इसमें खुशबू अच्छी है। बासी गुलाब रहता है, मुरझाया रहता है, बोलता है ठीक है काम चलाऊ है, ले लो। वही नीतीश कुमार काम चलाऊ है, 2020 तक काम चलाऊ मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसके बाद आएंगे तेजस्वी यादव, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बताएंगे लोगों को कैसे बिहार अच्छा बनता है।
देखिए वो क्या मैंने विचार करेंगे, उनको तो खारिज कर दिया गया लोकसभा में, इससे पहले भी समझे ना, वो अपने अंदर में ही विचार करते रहें भाई बहन माई बाप कि क्या होगा। नीतीश कुमार के कोई जोड़ नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद में एक सर्वे हुआ था, तो मुख्यमंत्रियों के बारे में प्रोफेसर संजय कुमार ने जगजीवन राम शोध संस्थान में आकर के रिपोर्ट रखी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर यदि अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा देश के स्तर पर नंबर 1 पर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। आरजेडी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी हो। उनका अपना कहना है, जिसको बनाए तेजस्वी को बनाए, चाहे तेज प्रताप को बनाए या मांझी को बनाए, उनके यहाँ जितने लोग हैं सब माने सीएम के कैंडिडेट हैं। हमारे यहाँ अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री हैं जिनको सब लोग लाइक करता है, उनका नाम नीतीश कुमार है। कोई दूसरा विचार करने की बात है ही नहीं। इसलिए जो स्लोगन दिया गया है बड़ी चुन के दिया गया है और बिहार की ही सच्चाई है, ये हकीकत है। गणेश पूजा के मौके पर त्रिवेणीगंज में 261 कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज मुख्यालय स्थित सार्वजनिक दुर्गा स्थान में हर वर्ष की भांति गणपति बप्पा पूजा के शुभ अवसर पर त्रिवेणीगंज मुख्यालय क्षेत्र के 261 कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा दुर्गा स्थान से निकलकर चिलौनी नदी तक पहुंची। नदी में पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार कर सबों के कलश में जल भरा गया। जल भरकर कन्याओं ने बाजार के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः दुर्गा स्थान में पहुंचकर कलश को वहां रखा। वहीं मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कलश यात्री कन्याओं को शरबत पिलाया गया। गणपति बप्पा पूजा समिति के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि गणपति बप्पा पूजा का ये 5वां वर्ष है। वहीं ये भी बताया कि गणपति बप्पा को प्रतिदिन 1100 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। 7:30 बजे संध्या आरती की जाएगी। साथ ही 3 बजे से 7 बजे तक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। गणपति बप्पा पूजा 10 दिनों तक चलती रहेगी। 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये पूजा चलेगी। 13 तारीख को पूजा अर्चना कर विसर्जन किया जाएगा। 261 कलश यात्रा कन्याएं के द्वारा उठाई गई है और गणेश महाउत्सव त्रिवेणीगंज में ये 5वां वर्ष है जो धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि अभी कलश यात्रा हुई है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर पट खुलेगा बाबा का। हजारों श्रद्धालुओं पट खुलते समय में मंदिर में रहते हैं प्रांगण में और उसके बाद जो है संध्या आरती है 7:30 बजे और प्रत्येक दिन 1100 लड्डू से बाबा का भोग लगाया जाएगा, जिसमें प्रसाद जिसका वितरण संध्या 7:30 बजे जब आरती समाप्त होगी उसके बाद वह प्रसाद वितरण होती है और वृंदावन से आए हुए कलाकारों के द्वारा रासलीला का आयोजन किया गया जो संध्या 3 बजे से संध्या 7 बजे तक चलेगा और ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है। इस बार विशेष रूप से पूरे देवताओं का जो गणेश जी की जो अपने पूरे देवताएं की एक टीम है, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सरस्वती और गणेश जी, ये सभी की प्रतिमा बनाई गई है और विधिवत विद्वानों के द्वारा जो वैदिक सोनू झा है उनके द्वारा यह पूजा प्रारंभ होगी। कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ प्रारंभ हो जाएगी कलश यात्रा आने के बाद। अभी कलश यात्रा नगर भ्रमण हो रही है। कितने दिनों तक चलेगी ये? कितने दिनों तक चलेगी ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है। ये 3 तारीख से प्रारंभ होगा, 12 तक चलेगा, 13 को इसका विसर्जन होना है। पटना में नई दिशा परिवार की तरफ से देश का भविष्य और शिक्षक विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजधानी पटना के बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सभागार में नई दिशा परिवार की ओर से देश का भविष्य और शिक्षक विषय पर एक संगोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने किया। इस मौके पर कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को बिहार केसरी सम्मान 2019 से नवाजा गया। मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार श्री नीरज कुमार जी को। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के आवास पर अचानक पहुंच गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नए बंगले पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अचानक पहुंच गए। उसके बाद लालू प्रसाद के दोनों बेटे एक साथ मीटिंग में मौजूद रहे। काफी समय बाद दोनों भाई एक साथ मीटिंग में
साथ साथ दिखे। दरअसल तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सुशील मोदी के पहले वाले आवास एक पोलो रोड वाले नए सरकारी घर में प्रवेश कर लिया। तेजस्वी ने उसके साथ ही पार्टी की मीटिंग भी इसी घर में शुरू कर दी। तेजस्वी की अगुवाई में यहां अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और तकनीकी प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बहुत लोग हैं, हर तरह से लगा देते लोग, लेकिन सही बात है, इस पे तो विचार कोई बनता ही नहीं है ना। अच्छा, व्यवसायियों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराध नहीं पड़ेगा, व्यवसायियों को आश्वासन दिया है कि आप लोग कीजिए। आश्वासन का आश्वासन कितनी बार मिल चुका है, क्या स्थिति बनी है। बगल में उप मुख्यमंत्री बैठ रहा है, अभी देखिए पितृपक्ष हो रहा है। यही ठीक 1 साल पहले क्या बोला था सुशील मोदी जी ने, और अपराध देखिए कितना बढ़ गया। तो क्या कारण है, ये डिपार्टमेंट किसके पास है, किसके अधीन है ये डिपार्टमेंट? मुख्यमंत्री के पास है। आपने आज तक सुना किसी डीजीपी ने कहा कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, चलते चलते मेरे को भी कोई गोली मार देगा? ये किसके राज में हुआ? किसके राज में हो रहा है कि जिंदा जो है ठेकेदार को जला दिया जा रहा है सरकारी दफ्तर में, वो भी चीफ इंजीनियर द्वारा घूस मांगा जा रहा है। बालिका गृह किसके राज में हुआ? सृजन घोटाला किसके राज में हुआ? आखिर इसका दोषी कौन है? तो यही जवाब दरभंगा के विद्यापति हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई। दरभंगा के विद्यापति हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया। इस स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया नगर विधायक संजय सरावगी ने। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस मौके पर स्मार्ट क्लास के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया और बताया गया जो आखिरकार स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों के भविष्य को कैसे उज्जवल किया जाएगा। दरअसल स्मार्ट क्लास में ऑन स्क्रीन पढ़ाई कराई जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो यह स्मार्ट क्लास बहुत ही सही माध्यम है पढ़ाई कराने का। आपको अगर याद हो तो एक समय में रामायण और महाभारत लोग टीवी पर देखा करते थे। जितना हम रामायण और महाभारत को पढ़कर नहीं समझ पाए थे, उससे कहीं ज्यादा देखकर समझ पाए थे, और आज तक वो हर किसी को याद है। इसलिए स्मार्ट क्लास एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है पढ़ाई का। शिक्षिका बने, उपस्थित छात्रों छात्राओं, आज मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं कि आपके यहाँ आज से स्मार्ट क्लास प्रारंभ हुआ है। पूरे राज्य में प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास चलाने की योजना है और धीरे धीरे यह प्रारंभ भी हो रहा है। आपके नोडल शिक्षक ने बताया कि इसको कैसे चलना, इसका उद्देश्य क्या है, छात्र और छात्राओं का इसका लाभ क्या है, ये सभी बातें आपने बताई, इन्होंने बताई है और आपने सुनी है। यहाँ आपके प्रिंसिपल साहब भी है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह स्मार्ट क्लास चालू किया गया उसका 100% लाभ हमारे छात्र और छात्राओं को मिले। स्मार्ट क्लास के बारे में शिक्षक ने बताया है। आप सभी लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और आपके बहुत से साथी, बहुत से पड़ोसी, बहुत से मोहल्ले वाले निजी विद्यालयों में भी पढ़ते हैं। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निजी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक निजी विद्यालयों से कहीं अच्छे, और आपका जो भी आइकॉन देश में होगा, जो आप बनना चाहते हो,
चाहे कोई भी, आप उसका स्मरण करिए। 90% से ऊपर या सभी या अधिकांशतः वह सभी लोग सरकारी विद्यालयों में ही पढ़कर राज्य और देश का नाम रोशन किए। आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, आर्यभट्ट वैज्ञानिक, मतलब आप उल्टा के कोई भी गणितज्ञ लीजिए, साइंटिस्ट लीजिए, कोई भी उच्च स्तर का पदाधिकारी लीजिए, कोई भी अच्छे राजनेता लीजिए, उसमें से अधिकांश, मैं स्वयं यहाँ इधर बैठे हुए अधिकांश तो आपके टीचर, सभी लोग सरकारी विद्यालयों से ही पढ़े। इसलिए मन में यह जरा सा भी क्रिटिक कॉम्प्लेक्स पालने का जरूरत नहीं है कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या हमारे माता पिता हमको निजी में नहीं पढ़ा सकते, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं या गरीब फैमिली के, इसलिए हम सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ कोई भवन की कमी है, आगे आने वाले समय में वो भी दूर होगा। आपके विद्यालय में 1 करोड़ 31 लाख की लागत से लेकिन जो भी सुविधाएं निजी विद्यालय में, यहां आपको पोशाक का पैसा मिलता है, निजी विद्यालय में लगता है, मिलता नहीं। वहां 500 की पोशाक खरीदिएगा तो 2000 रुपया काम होगा। यहाँ साइकिल की सुविधा है आपके आने जाने में। अब अधिकांशतः बच्चे साइकिल नहीं खरीद रहे, पैसा मिल रहा है, अच्छी बात नहीं है, पहले खरीदते थे। छात्रवृत्ति बहुत सारे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां, यहाँ जो शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षाएं वो पास करके, और वहां मैं ये नहीं कहता कि निजी विद्यालय खराब है, वहां नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां के शिक्षक की गुणवत्ता और हमारे विद्यालयों की मतलब सरकारी शिक्षक गुणवत्ता, उसमें बहुत अंतर है। और सभी लोग, हम सभी लोग इस विद्यालय, ये इतने बड़े शिक्षा विभाग केवल आपके लिए है, आपको कैसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई आपकी की जाए, कैसे आपके जीवन को स्तर को सुधारा जाए, और कैसे आप आगे पढ़ लिख कर आगे अपने समाज का और राज्य का नाम रोशन कीजिए, इसके लिए इतना बड़ा शिक्षा विभाग है। क्लास चालू किया गया है, क्या कहीं क्या पढ़ाई होगी, क्या करेंगे? ये उन्नयन बिहार के अंतर्गत स्मार्ट क्लास का आज माननीय विधायक सराबी जी के द्वारा हुआ है। ये आज के उद्घाटन के बाद कल से 2 घंटा क्लास चलेगा बच्चों का। हमारे यहाँ बोनाफाइड टीचर हैं इसके लिए, जो दिलीप कुमार मंडल जी हैं, वो कल से क्लास इसका लेंगे, और वही नोडल पदाधिकारी भी हैं। सरकार का ये अच्छा कदम है, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूक करने का, उसको आगे की ओर बढ़ाने का एक बहुत सराहनीय कदम है। सरकार इस पर जो ध्यान दिया है अच्छा कदम है, जिसके बच्चे भी दिलचस्पी लेंगे, आप पढ़ेंगे। ये लर्निंग के तहत ये बच्चों में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होगा, क्वेश्चन करेंगे, आंसर देखेंगे और सीखेंगे। बिहार के अंतर्गत स्मार्ट क्लास का MKP विद्यापति स्कूल में माननीय विधायक श्री संजय सराबगी द्वारा उद्घाटन किया गया। ये डिजिटल इंडिया और ई-लर्निंग जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, उसके अंतर्गत उस कड़ी में ये पढ़ाई जो लागू हुई है, और सरकार की जो योजना है उसको 100% हम लोग लागू करेंगे, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। और सरकार का निर्देश है 2 घंटे का क्लास, हम लोग इस पर भरसक कोशिश करेंगे 2 से अधिक घंटे इसकी पढ़ाई हो, और इससे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रसिद्ध समाजसेवी राजकुमार झा की अध्यक्षता में समाहरणालय धरना स्थल पर 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रसिद्ध समाजसेवी राजकुमार झा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग की गई जो बिजली के बिल में कटौती किया जाए, बाढ़ और सुखाड़ का अस्थायी निदान किया जाए, पैक्स अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा मिले, कटरा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग की गई। इसके साथ ही महतौर को प्रखंड का दर्जा दिए जाने की भी मांग की गई। प्रखंड का दर्जा
सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग धरना दिए हैं। पहला मांग है बिजली बिल में कटौती। बिजली बिल बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसको हम लोग कहते हैं सरकार से मांग है कि इसको कम किया जाए। दूसरी मांग है जो प्रखंड माथौर को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। तीसरा मांग है पैक्स अध्यक्ष को पंचायत प्रतिनिधि का दर्जा दिया जाए। चौथा मांग है बाढ़ और सुखाड़ का अस्थायी निदान हो। और पांचवा मांग है जो कठरा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। इसी पांचों मांग को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना का पर बैठे हुए हैं और आशा करते हैं जो सरकार निश्चित रूप से हमारी मांग को समझेंगे और इस मांग को पर विचार कर अविलंब हमारी मांग को पूरा करेंगे। इसी बात को लेकर आज एक दिवसीय धरना का आयोजन हमने किया है। तारडी प्रखंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कठरा पैक्स अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार झा जी के नेतृत्व में स्थानीय 5 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का इन मांगों की पूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। हमारी मांग है जो बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान मिथिलांचल में होना चाहिए, जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश हुकूमत के समय में जो बेबल प्रोजेक्ट तैयार किया गया था मिथिलांचल में बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी निदान के लिए, उस बेबल प्रोजेक्ट को दरभंगा में स्वीकृति देने की मांग के लिए, जिससे बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी निदान हो सके। जिस प्रकार स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को, चाहे मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हों, प्रमुख हों, जिला परिषद के सदस्य हों, जिला परिषद के अध्यक्ष हों, उनको जो सरकारी स्तर पर मानदेय भत्ता दिया जाता है और जो लोकल बॉडी से जो विधान परिषद का चुनाव होता है उस चुनाव में उनको मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। हम यह भी मांग करना चाहते हैं जो पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्ष और उसकी कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों को त्रिस्तरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों की तरफ सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सबको स्वास्थ्य मिले, इसके लिए सरकार भी कृत संकल्पित है। हमारी मांग है जो कठरा में पैक्स कटरा में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलवाया जाए, साथ ही आसान और सुविधाजनक बिजली सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार दिन रात बात करती है, घोषणा करती है, लेकिन अनियमित बिजली की आपूर्ति और जो बिजली आपूर्ति होती है उसकी अप्रत्याशित रूप से बिल दिया जाता है और बिल भी त्रुटिपूर्ण रहता है। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार झा जी के नेतृत्व में हम बिहार सरकार से और स्थानीय प्रशासन से मांग करना चाहते हैं जो अप्रत्याशित रूप से बिल में जो वृद्धि होती है और त्रुटिपूर्ण जो बिजली का विपत्र तैयार किया जाता है और नियमित ढंग से जो बिजली दी जाती है उसकी स्थिति में सुधार करवाया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण के अधिक पर ध्यान देती है। हम इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से यह भी मांग करना चाहते हैं जो बेनीपुर, तारडी और अलीनगर प्रखंड मनीगाछी के कुछ पंचायतों को मिलाकर माथौर जो सबके लिए केंद्र बिंदु है, वहाँ पर सभी गरीब गुरबों को, चाहे वह यातायात के दृष्टिकोण से हो, भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, माथौर में को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। इन सभी मांगों के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं जो हम लोगों की इस न्यायोचित मांग की पूर्ति किया जाए और मानवाधिकार का जो इससे हनन होता है वो हनन नहीं हो और सभी को के मानवाधिकार का संरक्षण हो सके। हम सरकार से इन मांगों की पूर्ति की मांग करना चाहते हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।